अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ मेजर माजिद और तायर नाम शेख रमादान टीवी के स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने अपनी दुनिया को लपेट में ले रखा है और आज भी तमाम दुनिया के अखबारात, मीडिया, तमाम की हेडलाइंस जो हैं वो कोरोना ही हैं। क्यों ना हो एक ऐसी वायरस जिसने इस सदी में तबाही और बर्बादी फैलाई और शायद आने वाले वक्त में हमें कोरोना के साथ अपना जीना मरना सब कुछ उसी के साथ होगा। हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती आदात में कोरोना को अपनाना होगा। तान के कोई उसका हल मौजूद नहीं होता, कोई नई उसकी मेडिसिन नहीं आती, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शेख साहब, हम कल भी जिक्र कर रहे थे, आज यहाँ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज़ यूके की ताज़ा तीन रिपोर्ट आई है हमारी एथनिक मिनॉरिटीज़ के मुतालिक। मैं चाहूँगा कि आप अगर इसको यहाँ से शुरू करें रिपोर्ट से, तो फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडी की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो नस्ली अक़लियतें हैं, इनके अफराद किस हद तक कोरोना का वाइट कम्युनिटी की निस्बत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। टोटल जो नेशनल हेल्थ सर्विस में अब तक जो डेथ्स हुई हैं वो 135 हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस में 85 जो लोग थे ना वो एथनिक मिनॉरिटीज़ में थे, यानी कि इनकी एथनिक मिनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 10% है जो पूरे यूके में, पूरे यूके 14% मैक्सिमम सारी मिला के जो बनती है जी। लेकिन इनका जो रेट है वो बनता है 60% से भी ज़्यादा बनता है नेशनल हेल्थ सर्विस में जो है। तो इस वजह से सारे लोग परेशान हो गए थे और वो जो डॉक्टर हैं, उनके कोलीग हैं, कि क्यों इनकी इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। इस हिस्से में एक कमीशन भी बिठाए गए हैं, उनकी स्टडीज़ हो रही हैं। अभी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज़ की, उनमें बताया गया है कि जो काले हैं, अफ्रीकन काले जो हैं, उनमें 3.5 गुना ज़्यादा डेथ रेट है गोरों के मुकाबले में। पाकिस्तानी जो हैं इनमें 1.7% है और जो दूसरी बांग्लादेशी और इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं सारा मिला लोग के 2.6 और इस तरह का बनता है। जो अफ्रीकन हैं उनमें उनकी वजह ये बताई गई है कि इनकी जो वुमेन है ज़्यादा वो नेशनल हेल्थ सर्विस में है, नर्सिस का काम, नर्सेस जो ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी फीमेल नर्सेस, जी फीमेल नर्सिस, पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी हैं ये ऐसी जॉब्स में है, ऐसी इंडस्ट्री में है जिनका इनका बराह रास्त तल्लक होता है रोज़ाना। मसलन टेक अवे, रेस्टोरेंट, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, इस तरह के जो लोग हैं इनका बहुत ज़्यादा। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी वही जी, डॉक्टर्स भी हमारे हैं। लेकिन ये सारी जो लोग हैं इनका बहुत ज़्यादा तल्लक होता है। एक और चीज़ भी उन्होंने थोड़ी सी बताई है कि जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे इनका रेट ज़्यादा है। शायद वो लोग एहतियात नहीं करते, ज़्यादा तादाद में रहते हैं घरों में, और या अपने रोज़गार के सिलसिले में बाहर निकलने पे मजबूर है। तो इस बात पे खासी तशवीश पाई जा रही है सारी जो कम्युनिटी है, और वो कह रहे हैं कि इसकी बाकायदा रिसर्च की जाए साइंटिफिक बेसिस पे। देखें अभी तो उसके इब्तदाई मरला है, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहनी चाहूँगा इस मौके पे कि वो जो नस्ल परस्त लोग हैं जो हमें कहते हैं गो बैक होम, इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी आज हमने इस मुल्क को बचाने के लिए, हमारी इस मुल्क एज ए फ्रंट रनर हमारा क्या किरदार है, हमारी कुर्बानियाँ क्या है, और हमारे बगैर यहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कह रही हैं जी। हमारी जो पहली खिदमत है उन्हें ये लोग बुला चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे लोगों ने हिस्सा लिया था और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थी जी। और अब ये जो इस तरह के जो आ रहे हैं मौके सामने आ रहे हैं, तो हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारी नर्सें हैं, हमारे हेल्थ केयरर्स जो हैं, ये फ्रंट लाइन पे
जो किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। और लुत्फ की बात यह है कि वो कोई नहीं ये कह रहे कि हमें पीछे भेजा जाए, वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ शो करती है कि ये मुल्क जो है ये हम सब का है, हम सब ने इसको इकट्ठे काम करना है और इसको आगे लेके जाना। बेसिकली आपका कहने का मकसद यह है कि हमारी जो रिकग्निशन नहीं की जाती, अब वक्त है कि इस चीज को रिकग्नाइज किया जाए कि ये लोग इस मुल्क का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, और इस मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया हमारे लोगों ने एज ए फ्रंट लाइन काम किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया, आज इस मुल्क पे मुसीबत आई और हमारे लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, जान की कुर्बानी दे रहे हैं। जी, मैं वही जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन आपका कहने का मकसद कि हमारी हैसियत को आज रिकग्नाइज किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये मौका है कि अब मीडिया भी जो है इस चीज़ को हाईलाइट करे कि हमारी कुर्बानियां क्या हैं इस मुल्क की। मीडिया ने भी हमेशा तासुब का रोल हमारे मामले में अदा किया है, बहुत ज्यादा, हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे लोग इतने मीडिया में नहीं है, वो हमारी बात को सामने नहीं ला सकते, उस वजह से हमारी बात आज तक हाईलाइट ही नहीं हुई। लेकिन अब वक्त आया है कि हम लोगों को अपने हक की खातिर इस बात को हाईलाइट करना चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि ये मीडिया का भी फर्ज है कि वो इन सारी बातों को हाईलाइट करे और हमारा जो मकाम बनता है हमें उसका दिलाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर वैसा जी। बाकी आपको पता है कि स्कॉटलैंड में गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 40 बात हुई है, और हॉस्पिटल्स में जो मरने वाले हैं उनकी तादाद पहुंच गई है 1515, लेकिन जो असल तादाद है जिसमें जब हम वो शामिल करते हैं जो केयर होम में डेथ्स हुई हैं तो ये 2500 से ऊपर हो जाती है। ये खासी बड़ी तादाद है और बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लॉकडाउन हो रहा है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल रहे हैं, और जो जारी बात है उसकी नई नई जिद्दें निकल रही हैं कि अब लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोग नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा जाए, एक्टिवेट बनाया जाए। ये देखिए, ये सारे अब तो जब ये कोरोना ख़त्म होगा ना तो एक नई दुनिया होगी। बेशुमार जॉब्स ऐसी हैं जो अब लोग घरों से बैठ के कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अपना नेसेसिटीज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब चूँकि ज़रूरत पड़ी है तो बेशुमार जो अदारे हैं उन्होंने लैपटॉप दे दिए हैं अपने वर्कर्स को कि आप घरों में बैठ के काम करें। बेशुमार जो मीटिंग है जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू हो रही हैं। अगर यही सिलसिला चलता है तो एक वक्त ऐसा भी आएगा, आप देखेंगे कि ये उनके मतलब तो पहले ही कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो बिल्डिंग्स है 40-50 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। ये सारे जो लेक्चर हैं ये सारे मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू हुआ करेंगे, ऑनलाइन हुआ करेंगे। पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे होंगे अपने अपने कमरे में, और जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का वो भी यूनिवर्सिटी से या घर से वो लेक्चर दिया करेगा। तो ये चेंज आ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। इसी तरीके से ये अब जो ख़ास तौर पे जो लोग कंप्यूटर पे दफ्तर में काम करते थे वो अब मेजॉरिटी जो है घरों में से काम कर रही है, और वो बाद में सोच रहे हैं कि शायद इस सिलसिले को वो जारी रखे, क्योंकि एक तो इससे सड़कों पे ट्रैफिक कम होगी, पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, दफ्तरों के किराए कम होगी, और जो आजकल दुनिया में पोल्यूशन का बहुत बड़ा पोल्यूशन का जो मामला है ये हल होगा। तो ये नई नई चीज़ें जो होंगी। अब ये उन्होंने जो किया है, उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो सोशल डिस्टेंसिंग से पड़ा है, फासले रखने से, यानी कि दूर रहने से, एक दूसरे से दूर रहने के। जितनी भी ये अभी तक मतलब वो हमारा जो पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का एक कल्चरल तरीकाकार है, किसी को मिलना, गले लगा के मिलना, हाथ लगा के मिलना, मुआनका करना, अब ये सारी बातें मतरूक होती जा रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त तक मतरूक है जब तक कि वैक्सीन कोई निकल नहीं आती है, और वैक्सीन निकलने के बाद भी हमें 1.5 साल तक देखना पड़ेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है, आया इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, आया ये काम कर रही है अभी, क्योंकि वैक्सीन तो आएगी। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं इनकी वैक्सीन जो आ गई है और उन्होंने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दी है। अब इसके हमने रिजल्ट्स देख लिए हैं, और साथ ही वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने दवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है, और वो कहते हैं कि सितंबर के एंड तक 1 मिलियन डोजेज जो है ना ये मार्केट भी आ जाएगी। लेकिन ये तो कल प्राइम मिनिस्टर उनके लिए मिलियंस में चाहिए ना, मिलियन कुछ भी नहीं है। हाँ जी,
मिलियन की तो कोई हैसियत नहीं है, बिलियंस में चाहिए। तो और भी अमेरिका में भी बना रहे हैं, चाइना में बना रहे हैं, सारी दुनिया में तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी कोई ऐसी दवाई आ जाएगी जिसके बाद जिंदगी जो है नॉर्मल हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये जो स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर है उनसे पूछा गया कि क्या आप लॉकडाउन में कोई नरमी कर रही हैं, क्योंकि जो कल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा था कि हम पीक गुजर चुके हैं, लेकिन निकला ने कहा नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दूंगी कि हम पीक गुजर चुके हैं। हो सकता है कि अभी पीक आनी हो, मैं बहुत मुहतात हूँ इस सिलसिले में कोई बात भी करने में। हो सकता है हम गुजर चुके हों, लेकिन मैं कुछ कहूँगी नहीं, हम सिर्फ होपफुल हैं। तो इसका मतलब है कि वो मुझे ये लग रहा है कि अभी जो एक्सटेंशन है मजीद होगी लॉकडाउन में, 7 मई को उन्होंने रिव्यू करना है, शायद 2-3 वीक के लिए वो इसे मजीद बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये जून तक ये सिलसिला शायद जारी सारी रहेगा इस तरह हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर। जी हाँ बिल्कुल जी। इसके अलावा मेरे साहब इस वक्त स्कॉटलैंड में ना तकरीबन 1809 अफराद जो है ना वो कोरोना का उनमें के वायरस का शिकार है, नहीं वो हॉस्पिटल में जो जेर इलाज है जी, और इसमें 61% का इजाफा हुआ है पिछले चंद दिनों में। ये तशवीशनाक खबर, यही वो बात है कि जिसकी वजह से निकला जो बड़ी है मोहतात है। वो रिलक्टेंट है, वो नहीं बता रही है कि हम पीक से गुजर चुकी हैं। यहां भी अभी चूंकि वो टेस्टिंग का अमल उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था, उतने ज्यादा लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा। अब भी वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर जिनका टेस्ट हो, वो कह रहे हैं कि अगर 3 या 4% के हिसाब से भी वो लोग सामने आए तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी। मेरे साहब जो टेस्ट है इंग्लैंड में तो डेली 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं जी, जो कल परसों से 1,20,000 वो कह रहे हैं जी कि हमने 1 लाख से ऊपर की जी, सलाहियत हासिल कर ली। 1,20,000 हुआ है कल जो हुआ है जी। तो स्कॉटलैंड में अभी जो हैं ये सिर्फ 10,000 हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते 12,000 से ऊपर हो जाएंगे। अभी जब वो टेस्ट होंगे फिर हमें पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे कि कितने लोगों में अभी कोरोना, यही वो वजूहत है जिसकी वजह से निकला। अभी तक कोई हतमी बात कहने से गुरेजा हैं। जी हाँ, वो अभी तक कोई इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन जूं ये टेस्ट की तादाद बढ़ेगी फिर हम ठीक किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शेख साहब, हम चूंकि कोरोना की बात हो रही है, कल हम आपको पता है कि डॉक्टर जावेद गिल साहब के साथ भी इस मौजू पे बात कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा कोरोना से इफेक्टी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उनमें एक तालीम का डिपार्टमेंट में भी है कि जिसमें तालिब इल्मों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ भी जिस तरह नित नए तरीके आ रहे हैं, लोगों को लैपटॉप मिल गए हैं, घरों से काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले फ्यूचर में यूनिवर्सिटियों की बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह बहुत से लोगों ने स्टूडेंट्स के मुतालिक भी मुख्तलिफ़ किस्म के हमसे सवाल पूछे हैं कि ये क्या स्टूडेंट्स के लिए इस सिलसिले में ये क्या तरीक़ाकार होगा। तो मेरे साहब 1888 के बाद ये पहला मौका है कि इम्तिहान नहीं हो रहे हैं जी, और 1,38,000 लोग थे जिन्होंने इम्तिहान देना था स्टूडेंट्स से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के। 1,38,000 ने इम्तिहान देना था, लेकिन अब वो नहीं दे रहे। अब होगा ये कि चूंकि इम्तिहान नहीं हो रहे तो या तो उनका साज आया जाए, दूसरी शक्ल ये है कि उन्होंने ये तय किया है कि जो पिछले उनका रिकॉर्ड है साल का, उसकी बेस पे जो लेक्चरर और टीचर्स हैं वो असेस करेंगे और उनको डिग्री या सर्टिफिकेट जो कुछ भी देना वो देंगे, या अगर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना जी। पहले उनको ये खतरा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान थे कि आया वो हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम है उसकी बेस पे असेस करेंगे, लेकिन जो फियोना रॉबर्टसन है जो चीफ एग्जामिनर हैं स्कॉटलैंड की, उन्होंने कहा है कि नहीं, पूरे साल की जो कारकर्दगी है इसमें सारी चीज़ें एजुकेशन की भी नॉन एजुकेशन सारी को इकट्ठा करके वो असेस करेंगे और इसके बाद उनको ग्रेड या जो कुछ भी देना है या अगले स्कूल में लेके जाना है, अगली क्लास में लेके जाना है, वो करेंगे। ये वो कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे ज़हन में आती है, ये जो डिग्रीज होंगी जो उन्हें मिलेगी उनकी शायद मार्केट में वो पोजीशन ना हो जो आप पास करने के बाद आपको मिलती है, क्योंकि जब ये लड़के जब ये बैच है, ये जो ग्रुप है, जब जॉब लेने के लिए जाएगा तो वो देखेंगे इसने पास तो नहीं किया हुआ। जैसे कि आपको शायद पता हो कि जब पाकिस्तान बना था तो उस साल भी
47 में मैट्रिक की जो संदेह है, वो जो स्टूडेंट्स थे इम्तिहान के बगैर ही उनको अता की गई थी। तो इसी तरह की पोजीशन एमरजेंसी में अब यहाँ पे भी है। तो ये लोग जब बच्चे या वो स्टूडेंट है जब वो पास करके ये डिग्री लेके जाएंगे, आया वो जो फर्म्स हैं या कंपनियां हैं या अदारे हैं, आया उन्हें वही उम्मीद देंगे जो कि उन लड़कों की, उन बच्चों की होगी जिन्होंने बाकायदा इम्तिहान पास की है। अच्छा शेख साहब, जहाँ तक इंटरनल एग्जाम्स का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि जब जो नया सिस्टम आया है जो स्कूलों में, मैं पहले स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, कि स्कूल में जो पहला है वो नेशनल एग्जाम होता है, जिसे हम पाकिस्तान में हमारे मैट्रिक के बराबर है या जो कुछ भी है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको नेशनल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसके बाद स्टैंडर्ड ग्रेड में जाते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड के बाद आपने जाना होता है यूनिवर्सिटी में। बहुत से ऐसे बच्चे जो नेशनल्स में इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन जब उनके वालिदैन या उनके घर वाले या उनको जाती तौर पे होता है जी कि मेरे इतने नंबर अच्छे नहीं आए, मैं अगर ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लूंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, तो यूनिवर्सिटी में मेरे लिए दाखिला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चे फिर बड़ी मेहनत करते हैं। मैं जाती तौर पर अपने बच्चे की मिसाल देता हूं कि उसके नेशनल्स में उतने अच्छे ग्रेड नहीं थे, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि यहां आपको पता है कि 5 से 6 साल स्कूल में लगाए जाते हैं। उसने 5वें साल में सारे वो ग्रेड अचीव कर लिए कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो क्वालिफाई हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मेरा कहने का मकसद कि बहुत से बच्चे मतलब इस पोजीशन में होते हैं कि जिनके नेशनल्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। अब अगर उनकी असेसमेंट पे किया जाए तो वो तो यूनिवर्सिटी में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, या यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी में या जिस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में वो जाना चाहता है, हो सकता है उसके वो ग्रेड उस हिसाब से ना हो, लेकिन जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे थे या कर रहे थे उनके साथ तो फिर ज्यादती हो गई। हाँ बिल्कुल, यही मसला है जिसकी वजह से सारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ये थोड़ा सा अपसेट हो गया, अंडर प्रेशर हो गया। देख रहे 1888 के बाद कितने साल हो गए, 150 साल के बाद जाता है तकरीबन। जी बिल्कुल, 150 साल के बाद जो है एग्जाम नहीं हो रहे। वर्ल्ड वार में इम्तहान होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे, लेकिन अब नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ी अपसेट है, बहुत बड़ा अपसेट है ये। और इसके देखिए जो माहिरीन है वो भी परेशान है फिलहाल तो कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये जो डिग्रीज होंगी अब इनकी मार्केट में वैल्यू क्या होगी, और स्टूडेंट्स भी परेशान है। बिल्कुल, और फिर आगे यूनिवर्सिटियों में उसके दाखिले का तरीका क्या होगा। मेरा ख्याल दाखिले में तो मुमकिन है, चूंकि वो तो एक होगा एजुकेशनल सिस्टम होगा, वो तो उन्हें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। असल मसला आएगा जब प्राइवेट फर्म्स हायर करती है स्टूडेंट्स को या जो जॉब देती है, वो देखेगी कि आया ये कॉम्पिटेंट है, ये जो हम क्यों ना उसको ले जो इससे पिछले साल वाला है या इसके बाद जो आएगा, ये उनके लिए मसला बन रहेगा। तो इसका मतलब ये कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। जी हाँ, और हमें ज़हनी तौर पे और बीइंग पेरेंट्स जो हमारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं उनको इस सिलसिले में बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में उनको तो शायद इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो ट्रांजिशन स्कूल से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी परेशानी का बायस है, या वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं और उन्होंने अपनी जॉब्स में जाना है उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बेशक उनके लिए प्रॉब्लम है जो फाइनल अपना एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम, चाहे वो स्कूल की है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो कॉलेज की है, क्योंकि जो तो इंटरनल इनके एग्जाम है 6ठी से 7वीं क्लास में जाना है, कोई मसला नहीं, उसको तो कोई मसला नहीं है। मसला है जिसने फाइनल सर्टिफिकेट या डिग्री ले गया, डिग्री लेनी है, उसके लिए मसला होगा ये। अच्छा शेख साहब, अभी आपने ये जो बात की कि ये फर्में सोचेंगी कि आया ये शख्स उतना क्वालिफाइड है कि नहीं, कि कल इतना कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कि कल हमारा ये जो भी जॉब हम इसको ऑफर कर रहे हैं वो उसको सही तरीके से हैंडल कर सके या ना कर सके। तो ये तो शायद साल 2 साल के लिए नहीं होगा, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसी साल के लिए होगा ना, इसी साल के लिए, क्योंकि इस साल एग्जाम नहीं हो रहे हैं। जब अगले साल एग्जाम होंगे फिर ये मसला नहीं रहेगा, ये मसला सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पेश आएगा जो इस साल डिग्री या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ये उनके लिए मसला है। बाकी अगले साल से तो इंशाल्लाह उम्मीद है नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से कोरोना पे काम हो रहा है पूरी दुनिया में, उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कोरोना के सिलसिले में एक और बात याद आई कि सदर ट्रंप ने कहा है, चाइना को ब्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि ये हमें जो इतलात मिली है
ये मैन मेड है, लिबर्टी से तैयार किया गया है ये वायरस है। लेकिन जो दूसरी डिफरेंट अदारे हैं और एजेंसीज हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये मैन मेड नहीं है, कुदरती तौर पे हुआ है। और चंद दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल आया था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये लिबर्टी में नहीं तैयार किया गया, ये जी जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं या जितने भी इदारे हैं, उन्होंने ये मुतफिका तौर पर कहा है कि ये लेबोरेटरी मेडेड नहीं है। ये इसकी अभी तहकीक की जा रही है कि ये कहां से कैसे आया है, लेकिन एक बात पर सब मुतफिक है कि ये किसी लेबोरेटरी में डेवलप नहीं किया हुआ, जानबूझ के नहीं किया जी। एक और बात भी होती है, लेबोरेटरी में वो जरासीम तैयार करते हैं, मेडिकल की जो कंपनीज होती हैं ना, फार्मास्यूटिकल, वो डिफरेंट किस्म के वायरस को लेबोरेटरी में तैयार करती है, देखती है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बीमारी फैल गई तो इसका इलाज क्या करना है। तो इस हिस्से में वुहान की लेबोरेटरी में काम हो रहा था और अमेरिकन उनके साथ थे इस मामले में, और यूएनओ की बकायदा एड उनको दी जा रही थी। तो ये तो कहा जा सकता है कि ये लेबोरेटरी में किसी तजर्बे के नतीजे में ये हुआ, लेकिन ये इंटेंशनली फैलाया। शेख साहब, ग्लासगो के गिरद नुमा में अजान का असर का वक्त हुआ जाता है, फिर हमारे कमर्शियल का ब्रेक का वक्त है। अजान असर और कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे। कर रहे, अगर आप उनको इस काम पे डिप्यूट कर दें या एक्स्ट्रा आप स्टाफ थोड़ा सा ले लें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। मैं सब वो जो चूंकि इस वक्त जो ज्यादा स्टाफ है वो फारिग है, क्योंकि सारे मामला जो है ठप हुए हुए हैं, बंद हैं, तो वो जो स्टाफ है जो फारिग बैठा हुआ है उसको इधर लेके आए। इस 80 के बजाय यहाँ 300 आदमी रखें, दूसरे डिपार्टमेंट से आदमी लेके जो फारिग बैठे हुए हैं उन्हें इधर ट्रांसफर करें। सुरैया हमारे साथ फिर लाइन पे हैं। जी सुरैया। हाँ जी, वो ना कॉल कट हो गई थी। जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। आप बता रहे थे। आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया था सुरैया? सॉरी, मैंने सुना नहीं, मेरी ना लाइन कट हो गई थी। अच्छा सुरैया, क्वेश्चन ये था कि एक आम आदमी जो होता है उसके जो सबसे ज्यादा मसाइल होते हैं वो मुकामी काउंसलर या काउंसलर से जुड़े होते हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन जा रही है कोरोना के सिलसिला में, जो ग्लासगो सिटी काउंसिल है वो अपने अवाम को क्या क्या सहूलतें मुहैया कर रही है? वो मैंने जो बताया ना, ये जो बिजनेस ग्रांट्स का लॉन्च है और वेलफेयर फंड भी एक लॉन्च हुआ था। क्राइसिस ग्रांट्स मिल रहे थे, जो लोग कोरोना की वजह से उनकी आमदनी में क्राइसिस हो या कोई मसला हो तो वो भी लॉन्च किया गया था। जो बिजनेस ग्रांट्स है वो एप्लीकेशन तो जो थे वो अब बंद हो गया। एक इन्होंने नया लॉन्च किया है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, 2 दिन पहले मैं लॉन्च किया, और वो भी उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया, डिफरेंट किस्म के ग्रांट जो है ना लॉन्च हुए हैं, वो है कोविड की वजह से। तो वैसे भी यूके गवर्नमेंट ने भी फंडिंग दी है स्कॉटिश गवर्नमेंट को, स्कॉटिश गवर्नमेंट ने आगे लोकल काउंसिल्स को दी है, जैसे फूड पॉवर्टी वगैरह के लिए। और आप ये भी देखेंगे जो लोकल हाउसिंग एसोसिएशन है वो भी लोकल कम्युनिटी के साथ और थर्ड सेक्टर और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो भी फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, अब असेसमेंट हो रही है कि वो नीड क्या है। पहले तो था कि लोगों की आमदनी में कमी आई है, ठीक है, ताकि खाना वगैरह पहुंचेगा भी लोगों के घरों में। आइसोलेशन की वजह से लोगों को कहा है, कुछ लोगों को है कि आपने घर पे रहना है। जब उनको कहा है घर पे रहना, फिर वो बाहर नहीं जा सकते, उनको खाना कैसे जाएगा, वो खाएंगे कैसे? तो उसका था कि ये किस तरह वो सपोर्ट किया जाएंगे कि उनको खाना घर तक पहुंचे जरूर। तो ये इस तरह कुछ हफ्ते ऐसे गुजरते गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। लोग आइसोलेशन के साथ, कुछ लोग नेगेटिव डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो बच्चे घरों में हैं, जो स्कूल में अब नहीं जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर भी एक किस्म का स्ट्रेस भी आ रहा है। एक ये और भी मसला है कि डिजिटल डिवाइड, अब जो बच्चे हैं वो स्कूल से जा नहीं रहे हैं, वो घरों से वो उनको टीचिंग की जा रही है। कुछ लोग घरों में वो डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है, कुछ को लोगों के घर में इंटरनेट भी नहीं है। ये पॉवर्टी की वजह से भी मैंने ये भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिखा है कि ये भी एक बैरियर है, जिसके घरों में एक इक्विपमेंट नहीं होगा ऑनलाइन लेने के लिए या इंटरनेट नहीं होगा, वो भी डिसएडवांटेज होंगे। श्रेया, बाद लोग ये कह रहे थे कि उनको कौंसल से मुतल्लिका जो काम है, जब वो कौंसल के दफ्तर में गए हैं, फर्ज किया हाउस रेंट वगैरह के मामले में या डिफरेंट किस्म के जो जॉब्स हैं, तो कौंसल के दफ्तर में गए हैं तो वो बंद है।
हाँ जी। अच्छा, वो वहां लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट पे जाएं, तो अक्सर जी। लोग जो हैं वो वेबसाइट पे नहीं जा सकते, उन्हें ऑनलाइन पे जाने का नहीं पता है। ऐसे लोग जो हैं वो क्या करें? मैं तो यही उनको कहूंगी, आप अपने काउंसलर्स के साथ रब्ता करें। वैसे तो उन्होंने वेबसाइट के अलावा भी नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर वो नंबर या वेबसाइट या ऑनलाइन उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा तो अपने काउंसलर से जरूर रब्ता करें, और लोग कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है सुरैया, आपकी बात ठीक है कि भाई मुझे आप ये बताएंगे कि आप जो काउंसलर हजरात हैं उनकी सर्जरियां बाकायदा उस तरीके से मुनक्किद हो रही हैं जैसे इस कोरोना से पहले होती थी, कि या अब ये वो सर्जरियों का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है? नहीं, वो उन्होंने उनकी गाइडेंस है कि कोरोना वायरस की वजह से सर्जरी नहीं होगी, लेकिन हमने यही कहा है कि हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। जैसे किसी ने मेरे से रब्ता करना है, वो ईमेल भी कर सकता है या कर सकती है, वो फोन पे भी बात कर सकते हैं। तो उसके अलावा उन्होंने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कुछ एक्सप्लेन करना, वो भी हो सकता है, और वो सब कुछ डिस्टेंस के जरिया हो रहा है। तो वो जो नॉर्मल सिचुएशन, जैसे लाइब्रेरी सब बंद है, मेरी जो 2 सर्जरी थी वो गवर्नमेंट लाइब्रेरी में थी और एक थी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में। अब वो लाइब्रेरी बंद है तो सर्जरीज भी उस स्पेसिफिक लोकेशन में बंद है। सही है। आप जो लोग हैं, आप हैं, राय साहब हैं, साकिब हैं, राशिद हैं, आप मोस्टली ऐसे इलाकों में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे एशियन की बहुत ज्यादा तादाद है। हाँ तो जी। आप क्या समझती हैं कि एशियन में जो कोरोना है ये किस हद तक फैला हुआ है? देखो, जो स्टेटिस्टिक्स हमें बता रहा है वो कह रहा है कि जो ग्रीन, ब्लैक, एशियन, माइनॉरिटी, एथनिक जो कम्युनिटीज है वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है कोरोना की वजह से। कोरोना वो डिस्प्रपोर्शनेटली वो डिसएडवांटेज होते हैं कोरोना की। कोरोना उनको ज्यादा इम्पैक्ट करी है। ये तो यूके वाइज अब उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी कि ये क्या वजह है। लेकिन जो डायरेक्टली है ना, जैसे मस्जिदों को पहले जब ये शुरू हो रहा था, लोग कह रहे थे, बहुत कंसर्न था कि इतनी मौतें होंगी इसमें, तो अल्लाह का शुक्र इतना हम सुन नहीं रहे। लेकिन अभी आपको पता है कि ये एंड नहीं हुआ, ये अभी पीक हुआ है, तो ये टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा। लेकिन जो हम डेटा देख रहे हैं तो उस मुताबिक वो तो कहते हैं कि डीएनए वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं कोरोना की वजह से। तो ये टाइम के साथ जो पता चलेगा और ये फैक्ट्स आगे क्या आएंगे, लेकिन वो यूके वाइड यही कह रहे हैं। श्रेया, गोरू में तो ये लॉकडाउन की वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, आया इस पे भी कोरोना की वजह से कोई डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी है इन लोगों में भी? देखो, स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि अब कम्युनिटी, उन्होंने डेटा सेग्रीगेट करके नहीं बताया कि ये डेन कम्युनिटी है या नॉन डेन कम्युनिटी। लेकिन जनरल मैंने जो जर्नल आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से जो दूसरे मुल्क है ना, जहाँ पे कोरोना हमारे से पहले पीक हो चुका है और वो डिक्लाइन में जा रहे हैं, उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेट किया और वहां उन्होंने ये देखा है कि लोग आइसोलेट भी फील करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में भी गए हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी फैमिली से इतने दूर हो गए हैं, उनको ये मेंटली नेगेटिव जा रहा है। कुछ फैमिली जो है वो स्ट्रेस में है। तो ये तो डेफिनेटली कैटेगराइज है कि ये इसका असर करता है कम्युनिटी के ऊपर। सुरैया, मैं कमिंग बैक टू ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो नॉन डोमेस्टिक रेट्स के लिए जो गवर्नमेंट ने एक ग्रांट का ऐलान किया था कि जो नॉन रेटेबल जो लोग नहीं रेट पे करते उनके लिए 10,000 पाउंड और जो रेटेबल वैल्यूज पे करते हैं उनके लिए 25,000 पाउंड का ऐलान किया था। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे छोटे बिजनेस हैं कि जो अपने रेट को पे करने की कैपेसिटी में नहीं आते थे, वो लोगों ने बहादुर नहीं किया। कोई लोग 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से वहां बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस रेट्स अपने नाम पे कन्वर्ट नहीं किए। आज वो ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह रही है कि यहां अगर रेट्स आपके नाम नहीं है तो आपको ये ग्रांट नहीं मिलेगी। अच्छा, वो लोग अब उनको रेट्स को या अपने नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से ट्रबल्स हैं। जो हमने दूसरी काउंसिलों के साथ रब्ता किया है, उन्होंने इसको बड़ा सहल बनाया है। मतलब लेट्स स्टर्लिंग काउंसिल है या फाल्करक काउंसिल है या अबरडीन काउंसिल है, उन्होंने उस तरीकेकार को बड़ा आसान बनाया हुआ है। और उन्होंने जिन लोगों ने ये नहीं किया बर वक्त, उन्होंने उनसे चेंज करवा के उनको ग्रांट्स रिलीज कर दिए। लेकिन यहां ग्लासगो में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है और उनका फार्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसको फिल करना आम आदमी के बस का रोग नहीं है।
ठीक है, वो ना जो जो उन्होंने ये ग्रांट स्कीम की है, वो हमें फीडबैक मिल रही है और नेगेटिव फीडबैक भी है। जिस तरह आप बता रहे, लोग कह रहे हैं ये प्रोसेस में आसान नहीं है, इसमें फ्लॉज हैं, और वो जो लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, हमने सीधा वो डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस को भेजा है कि ये मसला है, ये मसाइल लोग यूज करने में। कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया है कि टाइमलाइन के साथ हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम यही कहेंगे कि जो इस तरह का मसला फेस कर रहे हैं, उनको चाहिए डायरेक्टली अपने काउंसलर के साथ राब्ता करें। तो हम, अगर हमारे पास आएंगे ज्यादा कंप्लेंट्स, तो कितने एम्फेसिस के साथ हम उसको बढ़ा सकते हैं कि एक दो का आएंगे तो लोग कहेंगे ये तो ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें ज्यादा कंप्लेंट्स आएंगे, इससे पता चलेगा कि ये ज्यादा मसला है और इसके मुताबिक हम प्रेशर भी ज्यादा डाल सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने काउंसलर के साथ राब्ता करें। मुझे पता है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, पहले तो लोग सर्जरी तो भी जा सकते थे, लेकिन अभी भी ईमेल चल रही है, फोन वगैरह भी है, तो जरूर राब्ता करें और हम उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। ठीक है सुरैया, हम लोगों को बताएंगे कि वो अपने काउंसलर्स के साथ राब्ता भी करें, लेकिन मैं आपके ये नॉलेज में लाना चाहता हूं, आप इस इशू को काउंसिल के साथ रेज करें कि वो लोग, क्योंकि आपका ये जो नॉन डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन फार्म है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो हर आदमी उसको ऑनलाइन फिल नहीं कर सकता, या उसको नहीं पता कि मैं कोई गलत ना फिल कर दूं। जैसे आप मैं तो पहले कह रही थी ना, डिजिटल डिवाइस जो है, जब स्कूल की मैं बात कर रही थी कि कुछ लोगों के पास ये लैपटॉप नहीं है, आईपैड नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वो और भी डिसएडवांटेज है और मैंने वो यूज किए जी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो उन लोगों को मतलब मैं जाती तौर पे आपको कम से कम 20 बिजनेस का बता सकता हूं, या आप अगर ये जो हमारे अकाउंटेंट हजरात हैं उनके साथ राब्ता करें तो आपको पता चले कि बेशुमार लोग हैं कि जिनको इन बातों का नहीं पता था। हमारे बहुत से लोग हैं उनको इन बातों का नहीं पता होता, वो समझते हैं कि हमने रेट इस दुकान के पे नहीं करने, इसलिए वो उसका अपना नाम चेंज नहीं उन्होंने लोगों ने करवाया। अब इसका एक और भी तरीका है कि अगर आप लोगों ने बिजनेस फॉर्म बनाया हो या बनाए, तो आप इकट्ठे होकर अपनी आवाज जो है हमारी तरफ लेते आए और हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। हम अपनी तरफ से तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप जिस तरह कुछ एरिया में आप देखेंगे बिजनेस फॉर्म बनाओ, तो वो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करके अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली जरूर करेंगे, लेकिन जो बिजनेस इंपैक्ट है मेरी वार्ड में, अगर आप लोग इकट्ठे हो या अकेला करना चाहे तो प्लीज मुझसे जरूर राब्ता करें, क्योंकि हम जरूर चीफ एग्जीक्यूटिव तक ये बात लेके जाएंगे। श्रेया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कॉटलैंड को और काउंसिल्स को सेल्फ एम्प्लॉयड अफराद के लिए ग्रांट दी है, ग्लासगो सिटी काउंसिल को कितनी रकम मिली है और कौन से लोग जो है ये के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक नई ग्रांट निकली है और इसका एक टाइमलाइन है, डिफरेंट किस्म के सेक्शन है, कुछ टाइमलाइन के मुताबिक है। ये 2 दिन पहले एक सेल्फ एम्प्लॉयड की निकली है। मैं लोगों को कहूँगी आप ऑनलाइन जाके इसको उसके क्राइटेरिया के मुताबिक इसको फिल करें, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि अगर वो आपको ये मिल सकती है या नहीं। एक थी को जो नए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो चलो कुछ टाइमलाइन के साथ नए के लिए न्यू सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इन्होंने एक ग्रांट तक आ लिया 1-2 दिन पहले। अच्छा सुरैया, एक और मसला जो लोगों को आ रहा है, मैं गुज़िश्ता 2-4 दिन से देख रहा हूं कि लोग बैंकों में जा रहे हैं और ये जो अपने नॉन डोमेस्टिक रेट्स या कौंसल टैक्स वगैरह पे करने के सिलसिले में हमारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उनको कितना ग्रेस पीरियड इस सिलसिले में मिला है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम ये अभी जमा नहीं कराएंगे तो फिर हमारे साथ वही जो एक पुराना सिलसिला होता था कि वो 10% 20% एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लेकिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि कितना अरसा ग्रेस पीरियड मिला है कि लोग जिस अपने ये बिल वगैरह हैं वो लेट जमा करवा सकते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताना चाहेंगी कि काउंसिल ने कितना टाइम दिया है और किस वक्त तक ये लोग जमा करवा सकते हैं अपने बिल्स? देखो, जब तक मुझे पता है कि इन्होंने इस कोविड की वजह से डिले अलाउ किया है, लेकिन डिले के साथ इन्होंने ये जिस तरह पहले होता था ना कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो आपको जैसे हो जाता है कि बेलिफ्ट की तरफ कोविड की एक्शन की तरफ जाता था। जिस तक हद तक मुझे पता है वो कोविड की वजह से उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी कर रही है, तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना ऑनलाइन है। तो आप कह रहे हैं कि लोगों को भी पता नहीं चला कि ग्रेस पीरियड क्या है।
ऑनलाइन का फिर वही मसला है कि हर आदमी के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं होती है, और कौंसिल ने कोई ऐसा जरिया मुश्तार नहीं किया कि आम लोगों तक कोई मीडिया या ये सारी बातें पहुंचा सके लोगों को। सिर्फ उसका एक जरिया वही है जो कौंसिल एक अपना छोटा सा वेबसाइट पे इशू करती है तरीका, लेकिन कोई ऐसा बाकायदा तरीकाकार नहीं है, और मेजॉरिटी को इन बातों का नहीं खास पता। तौर पे जो हमारी कम्युनिटी है, जो पुरानी नस्ल के लोग हैं, उनकी तो बहुत कम एक्सेस है ऑनलाइन। अच्छा, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा। जी, यही असल बात है कि उनको इन बातों का नहीं पता। वो लोग वेबसाइट नहीं चेक कर सकते या उनको नई तरीकाकार पता, वो परेशान है, वो खासे परेशान है। अच्छा, तो क्या आप इस हिस्से में कर रहे हैं? कौंसिल के हुकाम से बात कर सकती हैं कि वो जो एशियन है उनके लिए कोई खास तरीकाकार वजह कर दिया जाए, दफ्तर में कोई एक आदमी बैठ जाए जिससे वो रब्ता कर सके? वो हमें इनको डेफिनेटली फीडबैक, ये तो आप अच्छा आप लोगों ने बताया कि वैसे तो मुझे डायरेक्टली लोग जरूर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको फीडबैक कर सकते हैं कि ये डेफिनेटली मसला है, और इनको और ये डेफिनेटली जैसा बता रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये डिजिटल डिवाइस जो मैं पहले भी कह रही थी उनके बारे में हम जरूर बताएंगे उनको। ये पता क्या हुआ कि कोविड आया एकदम एक किस्म का, तो कौंसिल की आर्मी थी इसके लिए, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं। तो उन्होंने टाइम के साथ जब फंडिंग आई यूपी गवर्नमेंट से स्कॉटिश गवर्नमेंट तक आई, तो वो फिल्टर करते हुए साथ, लेकिन वो उन्होंने जो लोगों को भी कहा था आइसोलेट हो, डिस्टेंस घर से काम करो, ऐसा कुछ बंद है, उसके साथ इनका वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही जिस तरह आप बता रहे हैं। तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि फोन लाइन होना चाहिए, वैसे मुझे इतना पता है कि फोन लाइन है क्वेरीज वगैरह के लिए, लोग फोन के जरिए भी उनको फीडबैक नहीं मिल रही। सुरैया, हम आपसे और भी बहुत सी बातें करना चाहते थे, लेकिन वक्त की बड़ी कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें ये कीमती मालूमात फराम की। हम इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी जल्दी आपसे रब्ता करेंगे और इन सारी बातों पे अपडेट्स होंगे। और इन द मीन टाइम हमें जो भी मेरे साहब, मैं सरैया के मुताबिक एक बात आपको बता दूं, सरैया वाहिद मेरा काउंसलर पूरी ग्लासगो सिटी काउंसलर में जो सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। हाँ जी, माशाल्लाह, पीएचडी डॉक्टर पूरे गुरु के मुकाबले में भी। जी बिल्कुल, पीएचडी डॉक्टर हैं जी, माशाल्लाह, पढ़ाती हैं कॉलेज में। सरैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे रब्ता करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सरैया। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की काउंसलर सुरैया सिद्दीक जो हमारे साथ मौजूद थी। और शेख साहब, सुरैया ने हमें माशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है। शेख साहब, मैं तो कुछ और भी बातें थी, मतलब कि भाई जो इंटरनेशनल खबरें डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उस सुरैया के साथ टाइम ही नहीं बचा। तो नाज़रीन किराम, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह मैं और ताहिर नाम शेख साहब एक नए प्रोग्राम के साथ और नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।